नमस्कार। स्पोर्ट्स दिल से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विभोर श्रीवास्तव और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह आप नाम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व ओलंपियन, पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार जी, जो कि हॉकी लीजेंड, भारत के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र भी हैं और पूर्व ओलंपियन भी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। तो अशोक सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी व्यूअर्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी व्यूअर्स को और सुनने वालों को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। और आने वाले दिन में जो ध्यानचंद जी का बर्थडे है उसके लिए और जो सेलिब्रेशन है उसके लिए सारे देश का एक लालियत होना या उस दिन को सेलिब्रेट करना एक बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में आई है। मैं इसके लिए सारे देश का, सारे देशवासियों का और सभी मीडिया का खास तौर से, क्योंकि इनके बिना वाकई में किसी भी इंसान का, किसी भी संगठन का उठना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका दिया मुझे। जी अशोक सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही था कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आ रहा है। उनका जन्मदिन ये देश खेल दिवस के रूप में मनाता है और हर साल मनाता है। तो आप उनके सुपुत्र हैं, वो एक हॉकी के लेजेंड थे और कहीं ना कहीं आप भी एक हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। क्या खास उनमें आपने देखा जो आप उनकी तरह आप भी हॉकी खेल से जुड़े? ये विभोर जी, बहुत लंबी कहानी है और डेफिनेटली इसको बयान करना, मैं कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आता। मैं अपने बचपन से शुरू करता हूं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। और असली बात यह है कि हर बच्चा जो अपने घर में जब आँख खोलता है, जब वो सांस लेना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, तो उस जगह का एटमॉस्फेयर का जो जो माहौल होता है उसके 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 दिमाग में बसता है। तो वही माहौल मेरे दिमाग में ध्यानचंद जी के उन उन अचीवमेंट्स को लेकर, क्योंकि मैंने तो उनको खेलते नहीं देखा, सिर्फ एक मर्तबा देखा था खेलते हुए झांसी में। तो वो भी जब मैं कंधे पर चढ़ा था, अपने ताऊ जी के कंधे पर बैठकर उसको देख पाया था, उस मैच को, इतनी भीड़ थी। तो ध्यानचंद जी के बारे में लोग सुनने आते थे घर में, उनके बारे में किताबों में और अखबारों में निकलता था। तो मुझे बेहद खुशी होती थी कि मेरे पिताजी के लिए, बाबूजी के लिए ऐसा लिखा जा रहा है। ये नहीं पता था कि ओलंपिक क्या होता है, मेडल्स क्या होते हैं, स्वर्ण पदक क्या होता है और किसी व्यक्ति का नाम विशेष या ऊंचा उठना क्या होता है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके होते हुए हॉकी हमारे हाथ में आ गई, घर में खेलना शुरू किया, बड़े हुए, स्कूल में खेलना शुरू किया। स्कूल से 10वीं 8वीं क्लास तक एक स्कूल में खेले, उसके बाद छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में जाना शुरू कर दिया। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे जीवन में जो ये हॉकी के प्रति इतना लगाव या जुनून आया, वो उस मेहनत का था जो उस जमाने में या उस वक्त में हम जैसे वे बहुत सारे खिलाड़ी करते थे। और वो सेल्फ प्रैक्टिस करते थे, अपनी खुद की प्रैक्टिस करते थे, घर में करते थे, सड़क के ऊपर कर लेते थे, छोटे बगीचे में करते थे। तो एक आर्टिस्टिक जो टच जो हिंदुस्तान की हॉकी का, जिसको हम कहते हैं कि जादूगरी, वो जादूगरी सड़कों पे सीखी गई, वो घरों में सीखी गई, वो अच्छे खिलाड़ी को देखकर सीखी गई। और आज की तरह, मैं इन्वर्टेड कॉमा में करता हूं, कि आज की तरह नहीं है कि खिलाड़ी जो है उसके लिए स्पेशल कोचेस रखे जाते हैं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आज आज हर कंपटीशन की वैल्यू हो गई है। पहले हमारे मेडल्स जो है वो हम खेल कर जीतने के लिए जाते थे। आजकल पैसों के बलबूते पर एक मेडल्स के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं आज कितना। लेकिन पहले ये सब नहीं था, जुनून था, एक अपने खेल के प्रति मोहब्बत थी, प्यार थी। तो मेरा भी प्यार हॉकी के लिए रहा। और मुझे सबसे पहले जब हॉकी का खेलना है, ये कहते हैं ना, सेंस जो आया, वो आया मुझे 1964 टोक्यो ओलंपिक। मैं कमेंट्री सुन रहा था, मैं 10वीं क्लास में था विभोर जी उस टाइम में, और वो सुन रहा था मैं। तो वो 10वीं क्लास में जब कमेंट्री आ रही थी, तो और ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण साहब, महेंद्र लाल जी वगैरह वगैरह के नाम ओलंपियंस लग रहा था। तो मुझे लगा ये ओलंपियंस नाम मुझे अपने नाम के आगे लगा। और जबकि घर में ऐसा कोई
वो नहीं, जबकि मेरे घर में जादूगर, हॉकी जादूगर, और सेकंड मेरे बड़े कैप्टन रूप सिंह साहब, मेरे चाचा, जो दुनिया के बिल्कुल सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार थे, बहुत बड़े, मतलब उस टाइम पूछिए मत, उनके नाम की, कैप्टन रूप सिंह साहब के नाम की तो स्ट्रीट वहां जर्मनी में बनी हुई है। बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं है विभोर जी, उनके नाम की स्ट्रीट बनी है। लेकिन वो जी कोचिंग हाँ नहीं दे भाई। रहे अपने बच्चों, वो अपने बच्चों को कोचिंग नहीं दी उन्होंने। कोचिंग के नाम पर क्या बोले, हॉकी मत खेलो, मेरे पिताजी बोले, बाबूजी बोले हॉकी नहीं खेलना है। जी। अब मैं पशुपेश में कि हॉकी खेलूं कि नहीं खेलूं, मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि हॉकी नहीं खेलो। इतने बेहद बड़े खिलाड़ी दिलचस्प जो, बात कह रहे हैं आप कि एक हॉकी का जादूगर अपने बेटे को ये कहे कि हॉकी नहीं खेलना है। जी 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 जी, तो मैं बड़े ताज्जुब में। बहरहाल वो बात समझ में मेरे को बाद में आई, क्योंकि हम लोगों के टाइम में जो आर्थिक परिस्थितियां थी घर की, या हम जब स्कूल जी। में पढ़ रहे थे, तो वो इतनी सुटेबल नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी घर में। तो पिताजी बाबूजी ये सोचते थे कि वो तो अपने सेना में रह के खिलाड़ी बन गए, खिलाड़ी बन के वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बन गए, हॉकी प्लेयर से हॉकी जादूगर बन गए, और एक एक ओलंपिक के मेडल्स जीत कर लाए हैं, और देश ने उनको भारत में सम्मान के तौर पर उनको पद्म भूषण 1956 में दिया। तो उनका उनका जीवन यापन, उनकी उनकी नौकरी से, उनके उन पैसों से उनके परिवार चल रहा था। लेकिन हम लोग के बड़े होने के बाद हमारा क्या होगा, इसका भी तो उनको बड़ा चिंता थी इस बात की। तो वो ये चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करें, कहीं नौकरी करें और पैसा कमाएं और अपना घर चलाएं। इस करके वो मना करते थे हमको, जो मेरे को बाद में समझ में आया। लेकिन कहते हैं ना कि होना तो कुछ और था। वो जब अपना दूसरे कमरे में जाते थे, तो हम लोग पिछले दरवाजे से हॉकी लेके निकल जाते थे ग्राउंड पे खेलने के लिए, और चुपचाप से आके घर में बैठ जाते थे। तो इस तरह से वो हॉकी खेली गई। उन्होंने मुझे पहले खेलते हुए कभी नहीं देखा। जब से मैंने 1964 से फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू करी, अपनी जी। फिजिकल ट्रेनिंग खुद शुरू करी, अच्छे खिलाड़ियों को मैं देखता था, उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा। कोशिश कोशिश कैसे, घर में करनी, घर में करने के बाद परफेक्शन लाना, परफेक्शन को ग्राउंड में शाम को जब मैच खेलना, उसमें दिखाना। तो इस तरह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मुझे चांसेस मिले। चाहे वो मेरे यूपी स्कूल के, कॉलेज स्कूल के इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो हमारे देश के दूसरे ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स हो, तो वहां जी। मैं खेलना शुरू करा। फिर एक हाथ मेरी पीठ पर लगा 1968 में। थपथपाहट जो मुझे मिली, मैं बिजनौर में खेल रहा था एक टूर्नामेंट, ऑल इंडिया। केटी सिंह बाबू साहब हमारे ग्रेट प्लेयर, हमारे इस दुनिया के, मैं कहूंगा कि दुनिया भर के इनसाइड राइट के अंदर उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। एक अच्छे कोच के रूप में वो स्थापित थे, एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, और हरफन मौला इंसान थे। टेनिस भी उतनी अच्छी खेलते थे, क्रिकेट भी उतनी अच्छी खेलते थे, और शेर और शायरी के बिल्कुल। अंदर भी उनका कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे खिलाड़ी हुए हैं। उनका उन्होंने मुझे 72 में जब हम खेलने गए ओलंपिक में, तो पहली बार उनकी ट्रेनिंग का मुझे मौका मिला कि उनके अंडर में रहने का। तो वो ट्रेनिंग मुझे मिली उनकी। और ध्यानचंद ने मुझे जो खेलते हुए देखा विभोर जी, वो था 1970 का एशियाड में खेल चुका था, और एक मौका उसके पहले मोहन बगान क्लब से मैंने ज्वाइन किया था पहली बार 1969 में। और मेरे सामने दो रास्ते थे, मेरे कॉलेज का, मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम, बीकॉम का मेरा फाइनल एग्जाम 1969 में, क्योंकि जी। 66 से मैं स्टडी कर रहा था कोटा कॉलेज राजस्थान में। तो मेरा बिल्कुल। फाइनल ईयर एग्जाम था, उसी टाइम मुझे मुझे न्योता आता है। तो मैं फाइनल एग्जाम छोड़ देता हूँ। जो मेरे पिताजी का सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करें, तो मैंने उस बीकॉम का एग्जाम छोड़ा, मैं मोहन बगान क्लब चला गया। मोहन बगान क्लब से मैंने खेलना शुरू किया, मुझे इंडिया में नंबर मिला, इंडिया में खेलने का चांस 1970 में मिला। 1970 में खेलने के बाद 1971 का नेशनल चैंपियनशिप बेंगलोर में हुई। वहां ध्यानचंद और रूप सिंह साहब दोनों मौजूद थे, वो ऑब्जर्वर थे वहां। देख आए, उनको बुलाया गया था, तो वहां उन्होंने मुझे खेलते देखा पहली बार। तो अब जी। सोचिए आप, जो उनके सामने अपनी प्रतिभा का, या मैं कहूँ अपने खेल का प्रदर्शन मुझे कब दिखाने का मौका मिला, 1971 में। तो ध्यानचंद एक ऐसी विभूति थे जिनसे प्रेरणा लेकर, मैं तो उनका चलो एक फैमिली मेंबर रहा हूं, लेकिन
सिर्फ प्रेरणा ही मुझे मिली, मुझे उनकी वो जादूगरी कोचिंग नहीं मिली। हाँ, लफ्ज मुझे जरूर उनके सुनने को मिले, जैसा आपने कहा कि वो क्या थे, कैसे बने। तो उनके अंदर सबसे पहली बात कि उनका जीवन एक सैनिक जीवन के रूप में उन्होंने निकाला, जो अनुशासन के तहत होता है। और वो बिल्कुल डिसिप्लिन उनका, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अनुशासन और डिसिप्लिन उनका मरते दम तक उनका उनके साथ में रहा। दूसरे के ऑर्डर्स, दूसरे ने क्या कहा वो मुझे करना है, इस पर ध्यानचंद ने अमल किया। चाहे वो उनके कोच बाले गुरु साहब हो, जिन्होंने ध्यानचंद को कहा कि तुम ड्रिबलिंग बहुत करते हो, ड्रिबलिंग नहीं करो, ये टीम गेम है। जब वो आर्मी जी में शुरू में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो बाले तिवारी साहब ने उनसे कहा कि ध्यान, तुम ये ड्रिबलिंग बहुत करते हो, तुम ड्रिबलिंग मत करो, ये टीम गेम है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके खेलो। और वो उन्होंने अपने पल्ले में बांध ली, इस बात को पिठान में बांध ली, और वो पूरी हॉकी इसी लय में खेले। ये टीम गेम के लिए है, अकेले कोई इंडिविजुअल का खेल नहीं है। क्रिकेट की तरह नहीं है कि प्लेयर ने 200 रन बना दिए, 300 रन बना दिए, दूसरे प्लेयर ने 0 बनाया। हमारे इस टीम गेम के अंदर हर खिलाड़ी को खेलना पड़ता है, चाहे वो जी 50% खेले, चाहे वो 40% खेले, चाहे वो 70% खेले, लेकिन खेलना पड़ता है। और जो जो साइड पे नहीं खेलता है, टीम हार जाती है, बिल्कुल इसीलिए इसको टीम बिल्कुल। गेम कहा। जी बिल्कुल अशोक से यही एक सवाल इससे भी जुड़ा और था कि आप उनके पुत्र भी हैं और एक हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही है कि एक बतौर इंसान और बतौर हॉकी खिलाड़ी ऐसी क्या खासियत थी अशोक जी में, मेजर ध्यानचंद जी में, जो कि औरों से अलग करती है? वो तो उनकी, जो हमें मुझे पिता के रूप में हम लोगों से बेहद प्यार करने वाले, जबकि हमारा बाबूजी के साथ में बहुत कम इंटरेक्शन हुआ है कभी, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत नौकरी करी अपने परिवार को पालने के लिए। क्या आप यकीन जी करेंगे कि उन जैसे इंसान ने, जिसको पद्म भूषण मिला हो, जिसको जी जिसने 3-3 मेडल जीते हो उस जमाने में, जिसने जादूगरी की संज्ञा ली हो, जिसको आर्मी के, इंडियन आर्मी के अंदर मेजर का रैंक का पद दिया गया हो, वो इंसान घर को चलाने के लिए उसने 50 साल की नौकरी करी, 1920 से लेकर 1970 तक। बिल्कुल तो 50 साल उनके जीवन के इसमें लगे रहे। तो हम हमसे जब उनका भेंट घर में 2-3 महीने साल के अंदर जब वो आते थे छुट्टियों पर, तभी होती थी। और वो 2-3 महीने जो है हमारे लिए यादगार होते थे। हम लोगों के लिए जब वो दिल्ली से पंजाब मेल से आते थे, तो आगरा में जो पेठा बड़ा फेमस है, हम सब जानते हैं, जी और जी पेठा और वो नमकीन वो घर में आता था। और जब घर में झांसी में रहे महीना 2 महीना, तो जी रात के वक्त जब लौट कर आते थे, तो हम लोगों के लिए कुल्हड़, जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है, उसके अंदर घर में रबड़ी आती थी। और वो अपने अपने सब बच्चों को उठा के एक एक 2-2 चम्मच रबड़ी खिलाते थे। और खाना बनाने के बहुत आपने एक शौकीन थे। उनका किस्सा, बहुत हम लोग आपसे काफी पुराना आपसे नाता हमारा भी रहा है, और एक उनका बड़ा किस्सा बहुत अच्छा आपने याद दिलाया था, और मुझे आज दर्शकों के लिए हम एक बार फिर आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि उनके नाम के बाद चंद लगा, उस चंद का क्या किस्सा था? एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए आप। नहीं, जरूर, मैं वहीं पर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शकों को, कि ये ध्यान सिंह ध्यानचंद कैसे बन गए। पहली बिल्कुल बात तो ये कि जब वो आर्मी के अपने जगह आर्मी में थे, तो प्रैक्टिस करते थे, तो उनको हॉकी बिल्कुल खेलने का जुनून, नशा चढ़ा। और जुनून जो चढ़ा है, तो जब दोपहर में बैरक बैरक होते थे उस टाइम, वो अपने कनातें जो लगती हैं उसमें बैरक में लोग रहते थे, गर्मी सर्दी जी बरसात। तो दोपहर में जब दूसरे सैनिक लोग, साथी लोग सो रहे होते थे लंच के बाद, तो ध्यान सिंह अपनी हॉकी स्टिक लेके बाहर निकल के प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस उनकी इंडिविजुअल अपनी खुद की प्रैक्टिस होती थी, वो खुद को सिखाने के लिए वो करते थे, खुद को सीखने के बिल्कुल लिए करते थे। तो वो उनकी एक मास्टरी हो गई। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप किसी चीज पर काम करेंगे, तो वो चीज क्यों नहीं आपको आएगी। तो वो ध्यानचंद ने वो चीज हासिल करी है, उसमें सबसे बढ़कर आई सर, उसके अंदर उनका आत्मविश्वास। बिल्कुल आर्मी के मैचेस होते चले गए, आर्मी में खेलना शुरू किया, तो लोग जो उनके ऑफिसर थे, वो, ए ध्यान, हाँ टीम हार रही है, पता लगा ध्यान ध्यान सिंह ने 2 गोल अपनी तरफ से कर दिए, 3 गोल अपनी तरफ से कर दिए।
तो वो हॉकी बढ़ते बढ़ते बढ़ी और पहली बार 1926 में इस हिंदुस्तान की, भारत की किसी भी टीम का बाहर मुल्क में एज ए टीम जाना वो 1926 में हुआ था, जो आर्मी टीम गई थी न्यूजीलैंड टूर के ऊपर। वहां के बाद 1928 का ओलंपिक होना था। 1928 के ओलंपिक में पहली बार हिंदुस्तान की टीम, भारत की टीम गई, और जब भारत की टीम गई और इनके नाम को सिलेक्ट किया गया, तो जिस ऑफिसर ने सिलेक्ट किया, तो बाबूजी बताते हैं मेरा नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ने लग गया। और नाम सुनने के बाद उनको सल्यूट किया, क्योंकि और कोई रिएक्शन कर नहीं सकते थे सैनिक के रूप में। उनको सल्यूट किया और अबाउट टर्न किया, और जैसे अबाउट टर्न करके वो उनकी आंखों से, ऑफिसर की आंखों से ओझल हुए, दौड़ लगा के अपने कमरे में गए, अपने साथियों को बताया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हॉलैंड में पहला मैच गए जब खेलने के लिए, वहां के लोगों ने, हॉलैंड बहुत पुराने टाइम से हॉकी खेल रहा है, जापान बहुत पुराने टाइम से हॉकी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में खेलना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया भी खेला है लेकिन बाद में खेलना शुरू किया। तो हॉलैंड के अंदर के लोग, उन्हें अखबारों से पता लगा, तो अखबारों में क्या लिखा होता था, भारत से जादूगर, हॉकी के जादू के रूप में टीम आई है जादू दिखाने, और आप लोग मैच देखने आई। ये अखबारों में वहां के लिखना शुरू हुआ। लोग जो दूसरी जगह दूसरे खेल देखने जाते थे, वो हॉकी की तरफ मुड़ने शुरू हो गए, और जब वो मुड़ने शुरू हुए और उन्होंने जो है दर्शाती है अशोक जी। जी जी, अब वो ध्यान सिंह जो है, वो अभी चांद जो है वो इंडिया में दिया गया उनको टाइटल, जब लौट कर आए हैं। तो लेकिन वहां पर जादूगर की संज्ञा मिली सबसे पहले मैजिशियन 1928 ओलंपिक हॉलैंड के अंदर। और 1928 का मैं इसी चलते चलते मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि 1928 में जो हॉलैंड की टीम में प्लेयर खेल रहे थे, उनसे एक प्लेयर मुझे 1998 70 साल के बाद 1998 में 70 साल के बाद ऊट्रेक्ट में ही मैं गया था एक मैच देखने के लिए, अपना वर्ल्ड कप का मैच। वहां वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारी टीम, इंडिया की टीम हार गई थी बीच में। तो वहां जब मैच देखने गया, तो मेरे साइड की 2 सीटें खाली थी विभोर जी। और ये मैं इंसिडेंट इसलिए बताता हूँ, देखिए उस ऊपर वाले की नियति और ध्यानचंद के प्रति उस खिलाड़ी और उन खिलाड़ियों की मोहब्बत या श्रद्धा कह लीजिए, जो ओपोनेंट्स हुआ करते थे, जो विरोधी हुआ करते थे। वो शख्स 1928 में ध्यानचंद के खिलाफ खेला, इंडिया के खिलाफ खेला, और ध्यानचंद की हॉकी से इतना इम्प्रेस हुआ, ध्यान सिंह की हॉकी से, कि उसने ध्यान सिंह से कहा कि मुझे आप कोई चीज दीजिए, अपनी कोई चीज दीजिए। तो ध्यान सिंह ने क्या था उस जमाने में देने दाने के लिए, तो उन्होंने अपनी टाई जो थी, एक कॉटन की टाई जो हमारी सेरेमोनियल किट होती है, उसको दे दिया। वो टाई 1998 में वो शख्स पहन के मेरे बगल में बैठा है। अब मैं देख रहा हूँ और शक पका रहा हूँ कि मैं कैसे, इंडियन टाई लग रही है, क्योंकि वो तो सूट बूटेड पहने, अच्छे सूट पहने हुए हैं सब कुछ, लेकिन टाई जो वो मुड़ी हुई जैसे कॉटन की जो टाई होती है। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सर मुझे आप ये बताएं, ये टाई क्या इंडियन टाई है? तो उन्होंने कहा यस जेंटलमैन, ये इंडियन टाई है, दिस इज द इंडियन टाई। मैंने कहा सर इसको आप कैसे पहने हुए हैं, हाउ कम यू आर वेयरिंग दिस टाई, इंडियन टाई? ओह दिस टाई इज वेरी वैल्यूएबल, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है सर, कीमती है? कहते इस टाई को मैंने ध्यानचंद से लिया था। अब मैं सोचा, मैं ध्यानचंद, अब आप सोचिए क्या क्या बातें निकल के आई इस जीवन में मेरे लिए। ध्यानचंद परिवार होने के नाते, यदि मैं उनका पुत्र हूँ, अगर नहीं भी होता और मैं खिलाड़ी के रूप में ऐसा होता और सुनने को मिलता, तो मेरा भी वही रिएक्शन होता जैसा आपका हो रहा और मेरा हुआ। मैंने उनसे कहा कि ध्यानचंद तो मेरे पिता थे। वो खड़े होकर स्टेडियम में उन्होंने मुझे गले से लगाया और उन्होंने कहा कि आपके पिता कैसे हैं? वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत ही, कहते उन जैसा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। और मैंने उनसे अब कोई मोमेंट, कोई चीज मांगी थी धरोहर के रूप में, मुझे यादगार के रूप में दे। ध्यान सिंह ने मुझे टाई दी और ये टाई मैं पहने बैठा हूँ, और ये टाई उन्हीं की दी हुई। तो आप सोचिए 70 साल के बाद मैं उनका बेटा ध्यानचंद का पूछ रहा हूँ उस शख्स से जिसने टाई ध्यानचंद से ली हो। तो इस तरह की शख्सियत और इस तरह की बातें मेरे जीवन में बहुत हुई हैं, चाहे 1972 का किस्सा हो। तो 28, 32,
32 ओलंपिक खेलने गई इंडिया टीम 4 साल के बाद, और सिर्फ ओलंपिक होते थे बीच में और कोई टूर्नामेंट नहीं होता था। विभोर जी, ये भी बड़ी बड़ी एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ कि बीच में ऐसा जी कोई दूसरा टूर्नामेंट नहीं होता था जहां एक्सपोजर टीम को मिले या टीम संगठित होकर कहीं खेले या प्रैक्टिस करे कि उनको यूरोप के साथ खेलना है। हॉकी एक ऐसा खेल है, देखिए आप, जिसमें उस जमाने में सारे ओशियंस पार करके पानी के जहाज, समुद्री रास्ते से, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब के रास्ते होते चले गए। तो 1932 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में, जिसमें अभी तक के रिकॉर्ड में, ओलंपिक के रिकॉर्ड में भारत ने अमेरिका को 24-1 से फाइनल में हराया। अब ये 24-1 सोचिए, क्या हम भी कोशिश बहुत करते हैं कमजोर से कमजोर टीम को गोल मारने की, नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जादूगरी थी, ये ध्यान सिंह से ध्यानचंद का बनना, लोगों का प्यार उन पर बढ़ता चला जा रहा था। तो वो ध्यान सिंह से कि नहीं, ये तो चांद की तरह चमकने वाला प्लेयर है, ये चांद की तरह चमकता है, क्या खेलता है, तो उनका नाम ध्यानचंद होता चला गया। तो ध्यान सिंह की बजाय ध्यानचंद हो गए। जी और वही ध्यानचंद जी की चांदनी, जो चांदनी चमक थी, उससे जर्मन के जो एक तानाशाह रहे हैं हिटलर, वो भी काफी इम्प्रेस थे। उनका भी किस्सा जो है हालांकि पूरे दुनिया को पता है, लेकिन अगर वही वो किस्सा एक पुत्र से और एक हॉकी खिलाड़ी से जाना जाए तो वो जुबानी कुछ अलग होगी। उस किस्से के बारे में कुछ बताइए आप। जी जी जी, सही बात है। अब 1936 का के तैयारियां शुरू हो गई थी, और जर्मन हिटलर ने, जो उसका तानाशाह राजा था उस टीम का, उस देश का, उसने ओलंपिक कराने का निर्णय लिया, ये प्रूव करने के लिए कि उसकी दावेदारी दुनिया में सिर्फ सैनिक के रूप में या फौज के रूप में नहीं है, खेल के रूप में भी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे 1936 का टाइम हो, जर्मन इतना विकसित देशों में था कि उनके पास उस वक्त तक जेट एयरक्राफ्ट थे, उनके पास कलर टेलीविजन था, उनके पास फोटोग्राफी की हर टेक्निक मौजूद थी जो आज तक अप्लाई हो रही है कई जगहों पर। उनके पास विरासत में उन्होंने कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी कि पूछिए मत। तो वो चाहता था कि मैं सब बातें दुनिया को दिखाऊं कि हम खेलों में भी सबसे ऊपर हैं। तो इसके लिए ओलंपिक किया गया। ओलंपिक जब किया गया तो उसकी न्यूज भारत को ही मिली। भारत को ही इतना, हमारा मुल्क जो था वो तो राजा नवाबों, जागीरदारों, सूबेदारों में और इन बातों में बटा हुआ था, हम सब जानते हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे। हाँ, मैं अंग्रेजों के नाम से एक बात बोलना जरूर चाहूंगा इस मौके पर, क्योंकि बड़ा हसीन वाकया, बड़ा अच्छा वाकया है कि 1928 से लेकर 1936 और 40 से 44 का तो ओलंपिक हुआ नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। ये देखिए कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन हमने उनको खेल के मैदान से खदेड़ दिया। बिल्कुल। उस जमाने में 28, 32, 36 में इंग्लैंड ने अपनी टीम ओलंपिक में फील्ड नहीं करी, नहीं भेजी, क्योंकि वो जानते थे अगर हम खेलने गए तो भारत की टीम उनकी टीम को, उनके देश की टीम को हरा देगी जो हमारे पर राज कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी टीम कभी भी ओलंपिक के अंदर नहीं भेजी, चाहे वो 28 का ओलंपिक हो, चाहे 1932 का ओलंपिक हो, चाहे 1936 का ओलंपिक। तो आप देखिए कि उस ध्यानचंद की टीम ने कितना प्रभाव डाला था इंग्लैंड के ऊपर उस जमाने में खेलों में, कि इंग्लैंड ने, जो हमारे ऊपर राज कर रहा था, हम जिसके गुलाम थे, उसने अपनी टीम फील्ड नहीं की। तो 1936 का जब मौका आता है तो इस देश से चंदा किया जाता है पूरे देश में से, और लोग इस बात पर चंदा देते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान की टीम 2 ओलंपिक जीत के आई है, इसने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर किया है। क्योंकि देश का नाम पहले विश्व में कैसे हो सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। और वो सिर्फ एक चीज थी, हॉकी खेल, जो पूरे विश्व के अंदर इसका चर्चाएं होती थी कि भारत ने हॉकी के अंदर बहुत कारनामे किए हैं, जादूगर है, और टीम उनकी बहुत संगठित टीम है, फिजिकली उनकी पावर बहुत अच्छी है, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये सब बातें चर्चाएं होती थी। तो भारत का नाम ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है 1928, 1932 और 1936। अब 36 का ओलंपिक टीम पहुंचती है चंदे से, जो 50,000 कुछ का होता है, और वहां पहुंचने के बाद पहला मैच, प्रैक्टिस मैच अगले दिन ही, पानी के जहाज से पहुंचते अगले दिन उतरते ही अगला मैच होता है, जो टीम हार जाती है।
अब टीम हारती है 4-1 से जर्मन की टीम से, ऐसी प्रैक्टिस मैच होता ना आपस का मैच, अब वो हारती तो बड़ा खलबली मच जाती। अरे अरे ग्रोवर जी, क्या अब नेचुरली आप सोचिए इस बात को, क्या होगा ध्यानचंद और मैनेजर हमारे जगन्नाथ राव साहब, पंकज गुप्ता साहब बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, और वो उसी शाम मंत्रणा करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं कि भाई क्या करा जाए। तो ध्यानचंद सुझाव देते हैं कि हमारा एक खिलाड़ी बाकी रह गया अभी, उसको बुला लीजिए। और वो खिलाड़ी थे कर्नल, उस जमाने में जो लाहौर में पढ़ा करते थे, AIS दारा, जो बाद में पाकिस्तान हॉकी के सरमाएदार बने हैं और प्रेसिडेंट भी बने। उनको उनको बुलाया जाए। पहले भारत एक था हमारा, पाकिस्तान इंडिया सब एक था, तो उनको बुलाया जाए। जब उनको, अब कैसे बुलाए, पानी के जहाज से बुलाने का मतलब है कि आपका महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो सरकार को, फेडरेशन को भेजा गया, फेडरेशन ने सरकार, अंग्रेज सरकार को अप्रोच करी। अब देखिए उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार ने फौरन इस बात को मान लिया और उनको हवाई जहाज से सारे खर्चे के साथ भेजा गया। बहुत बड़ी बात। उस सरकार ने खेलों के लिए बहुत बड़ा, देखिए क्या क्या नहीं करा उन्होंने। ध्यानचंद को फ्रंट पर जाने से आखिरी वक्त पे रोक दिया गया 1936 में, जो बटालियन बर्मा बॉर्डर पर जा रही थी, और बाद में पता लगा कि उस बटालियन का सिर्फ एक सैनिक वापस लौटकर बचकर आया है। तो हो सकता है ध्यानचंद भी वहां चले जाते, और ध्यानचंद तैयार थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ध्यानचंद एक सैनिक थे, वो ऑर्डर्स लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले शख्सियत थे जो जिंदगी भर उन्होंने करी। तो ये बातें थी। 36 के ओलंपिक में दारा पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, जब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, खेले हैं अगेंस्ट फ्रांस, हम जीते हैं 10 गोल से, और फाइनल मैच 14 अगस्त को था, 14 अगस्त को फाइनल मैच। उस रोज गिर गया पानी, ग्राउंड सारा गीला। हमारे पास जो जूते उस जमाने में पहना करते थे, वो आर्मी शू जो नीचे से PT शू होते थे, वो वाले हमारे जूते थे। बहरहाल मैच को पोस्टपोन किया गया। अगले दिन जब मैच निर्धारित किया था, वो थी 15 अगस्त 1936, और ये 15 अगस्त हम सबके जीवन में, हम सबके हिंदुस्तानियों के जीवन में कितना मायने रखती है 15 अगस्त। चाहे बिल्कुल हर साल के हम आजादी के दिन के रूप में हम देखते हैं, और वो आजादी जो खेलों से पहले कहते हैं ना कि दुंदुभी बजा दी, एक बाजा बजा दिया कि हम आजाद होने वाले हैं। तो 36 का दिन एक तरीके से कर दिया जी तो वो 36 का दिन और हिटलर का मैच देखना, वो श्योर था कि, क्योंकि टीम हार चुकी थी प्रैक्टिस मैच 4-1 से। तो आप सोचिए 4-1 से जो टीम हार गई उसकी क्या मनोस्थिति होगी। मैच से एक रात पहले हमारे पंकज गुप्ता साहब, मैनेजर साहब ने अपने ट्रंक में से तिरंगा झंडा निकाला, सारी टीम के सामने पलंग पे रख दिया, बिछा दिया, और सबको चारों तरफ खड़ा करके उसकी कसम खिलाई। तो अब देखिए तिरंगे की कसम कौन कौन खा रहा है। हर वर्ग का इंसान जो टीम में मौजूद था, उसने तिरंगे की कसम खाई कि हम कल होने वाले मैच में जीत। अगले दिन का मैच 15 अगस्त का होता है। इंटरवल तक सिर्फ एक गोल होता है जो कैप्टन रूप सिंह ने किया था, एक गोल सिर्फ हो पाता है, और टीम बड़े पशुपेश में कि हो सकता है कि जर्मन की टीम दोबारा इस ओवर पावर कर ले हमको और हमारी टीम हार जाए। सेकेंड हाफ स्टार्ट होने से पहले इंटरवल में ध्यानचंद और रूप सिंह आपस में मंत्रणा करते हैं, दोनों भाई, क्या करा जाए। तो दोनों अपने जूते उतार देते, नंगे पैर। वो नंगे पैर दोनों उस सेकेंड हाफ को खेलते हैं जो 35 मिनट का होता है, और उस 35 मिनट में 7 गोल किए जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, एस्ट्रोटर्फ के ऊपर नहीं। एस्ट्रोटर्फ में सेकंड में गोल हो जाता है, उस ग्राउंड के ऊपर जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से बॉल को लेकर चलना, गीली ग्राउंड, प्लेयर खड़े हुए हैं, पासिंग अच्छी होनी है, लेकिन उसके बावजूद 7 गोल किए जाते हैं। और जब 5वां 6वां गोल लगता है तो हिटलर और उसके सबऑर्डिनेट मैच छोड़ के निकल जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं शर्म के मारे। जो ये ख्वाब संजोए बैठा था कि जर्मन की टीम ओलंपिक मेडल जीतेगी हॉकी, जिसकी तैयारी की हुई थी, उसकी टीम 8-1 से हारती है। कई गोल तो मारे ही नहीं इंडिया टीम ने। गोल के मुहाने पे जाके, गोल पोस्ट के पास जाके वापस बॉल ले आते थे। उनको शर्मसार करना था, क्योंकि उनके खिलाड़ी ने ध्यानचंद का दांत तोड़ दिया खेल में। तो ध्यानचंद ने ये कहा कि हमने मारकर बदला नहीं लेना है, इनको हरा कर बदला लेना। तो इस तरह की सोच रखने वाले मैच टीम जीतती है। जीतने के बाद सब लोग बधाई देने आते हैं, टीम आपस में बेहद खुश होती है। नेचुरली इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है।
ऐतिहासिक मैच जो आज तक इतिहास में कायम है, 1936 का मैच। उस मैच को खेलने के बाद दौरान हॉकी स्टिक भी चेक किया गया था। ये 28 में चुंबक लगी ये बात शुरू हो गई थी कि इस खिलाड़ी की हॉकी में चुंबक लगा है, जी इसकी जी हॉकी में कुछ मैग्नेट है। जापान में खेलने गए तो जापान में उसकी हॉकी को तोड़ कर देखा गया कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी तो नहीं जो बॉल के साथ चिपकी रहती है, बॉल इसके साथ में। उनकी हॉकी को बदल के देखा गया ध्यानचंद की कि इसकी हॉकी, ध्यानचंद की इस खिलाड़ी की हॉकी के अंदर आखिर है क्या। वो तो एक डंडा थी खाली, और डंडा भी ऐसी जिससे आजकल के प्लेयर, हम जैसे प्लेयर नहीं खेल सकते हैं विवर जी। बड़े बड़े चौड़े वाले ब्लेड की हॉकी थी। जो हॉकी 1900 मैं 1975 में गया, अभी 2010 में गया था न्यूजीलैंड, तो मुझको 1935 की रखी हुई हॉकी जो दी गई थी, हॉकी ध्यानचंद ने अपनी हॉकी डोनेट करी थी, वहां प्रेजेंट करी थी किसी को, वो शख्स एक उसके अंदर केस के अंदर मुझे दिखाने के लिए लाया कि ये तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे फादर ने मुझको डोनेट दी है, मुझे प्रेजेंट करी 1935 की हॉकी। तो इस तरह की चीजें इंग्लैंड के अंदर ऐसा हुआ। 2012 में मैं लंदन ओलंपिक में गया, जिमखाना क्लब जो 200 साल पुराना है, वहां पर हमारे अजय माका सिंह तत्कालीन हमारे खेल मंत्री, जो अपने साथ में खिलाड़ियों का एक दल लेकर गए थे खास तौर से, तो जिमखाना क्लब में हम बैठे हुए थे। हमारे पीछे जब स्पीच चल रही थी, मुझे किसी ने पीछे एक्सक्यूज मी करके पूछा, मैंने टर्न करके देखा तो एक लेडी खड़ी हुई थी। उसने कहा, अशोक जी, आई वांट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कोई चीज। तो मैंने कहा जरूर मैं देखना चाहूंगा। असलम शेर खान जो अहमद शेर खान साहब के बेटे हैं, जो 1936 में जिनके पिताजी मेरे बाबूजी के साथ खेले हैं या दोनों आपस में खेले हैं, तो इसी तरह असलम शेर खान और हम खेले साथ में, हमारे पिताजी और असलम के फादर साथ में खेले। तो हम दोनों बैठे थे। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, वो लेडी आई हैं, एक शो केस के अंदर हॉकी स्टिक रखी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से रखी है। तो मैंने देखा तो कहते ये हॉकी स्टिक ध्यानचंद जी ने हमको दी जब वो 36 का ओलंपिक खेल कर वापस आ रहे थे। इंग्लैंड में कुछ मैचेस खेले गए थे, क्योंकि उस टाइम में जब किसी कंट्री में पानी की जहाज से उतरते थे ये लोग, कुछ मैच खेल लेते थे जिससे खाना पीना उनको कहीं मिल जाता हो जाता था, उनको कहीं से कोई चीजें मिल जाती थी और शहर घूमने को मिल जाता था। तो लंदन घूमने के लिए उतरे थे वो, तो लंदन में हॉकी खेले, वहां पर वो हॉकी प्रेजेंट कर दी। उस परिवार ने वो हॉकी रखी 1936 के बाद से, और 2012 में मुझे दिखाई उन्होंने कि ये तुम्हारे पिताजी ने हमको दी। इस पे 3 साइन है खाली। साइन किस किस के हैं? ध्यानचंद के साइन किए हुए हैं, बेस्ट विशेष मेजर ध्यानचंद, बेस्ट विशेष कैप्टन रूप सिंह, और बेस्ट विशेष अहमद शेर खान जो उस टाइम 36 में गए थे, जिनके बेटे असलम शेर खान बैठे हुए हैं। तो ये सब इंसिडेंट देखिए साथ में कैसे होते हैं कि हम दोनों बैठे हैं और हम दोनों के पिता और चाचा के साइन, खाली 3 के साइन है, और वो हॉकी हमको दिखा रही है, प्राउड, बड़े प्राउड के साथ में कि ध्यानचंद ने